नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट्स आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि मार्क्समैन का आपका यहाँ पे सेट चलाया जा रहा है। आज आप सभी लोग का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज आप सभी लोग का देखा जाए तो आपका दो सेट, यानी देखा जाए तो सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 दोनों सेट आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। आप सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर एक बुक को कंप्लीट कराइए तभी दूसरा बुक को स्टार्ट कीजिए। देखिए डिमांड सभी लोग का है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर लूसेंट चलाइए, बहुत लोग बोल रहे हैं क्राउन चलाइए और बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्पीडी चलाइए। तो मैं क्या क्या चलाऊं? मैं एक दिन में 2 या फिर 3 ही वीडियो दे सकता हूं, इसलिए मैं आज आप सभी लोग को एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट क्लियर है, नज़दीक आ ही रहा है, तो थोड़ा सा बेहतर तैयारी करते रहिए। ठीक है, मेरा क्या है, मैं आप सभी लोग जैसा बोलेंगे मैं उसी के हिसाब से आपको कमेंट के हिसाब से ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पे लंबे समय तक बने रहिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन का है, थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका नामक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी और चांदी। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थोड़ा सा फास्ट वीडियो होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है, थोड़ा सा जल्दी होगा तभी आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन मसूद शाह हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये करवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें आपका क्या कहता है, देखते हैं अच्छे से कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, उस मकबरे का नाम बताइए, कहाँ का मकबरा है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी कभी। क्या हो जाएगा? अभी कभी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो राणा कुंभा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अलबरूनी। क्या हो जाएगा? अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीय हिंद, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन जो आपका आ रहा है लगातार, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका पटियाला एटा में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे? तो इसका आंसर याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो एक डैश थे, तो इस प्रकार से देखा जाए, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों, यानी कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इनमें से किसे यानी किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्यमान कौन था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। आप सभी लोग बस क्वेश्चन को सुनते जाइएगा ताकि आप सभी लोग को एक क्यूज के रूप में, ताकि क्वेश्चन याद हो पाए कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सामने से गुजर रहा है। ठीक है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सितार। क्या हो जाएगा? सितार आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत यंत्र यानी तबला का प्रचलन किया था किसने। तो ये प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था तुर्कों के द्वारा किया था या फिर तुर्कों ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ था। तो आंसर आपका 27 का सी हो जाएगा, जौहर प्रथा। क्या हो जाएगा? जौहर प्रथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या फिर लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी। क्या हो जाएगा? हेमचंद्र सूरी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसकी। तो आप सभी लोग को पता ही होगा, मक्का की। किसकी? मक्का की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर नगर की स्थापना देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या फिर भारत का सिराज कहा जाता था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, वह बताइए। कश्मीर का अकबर के नाम से। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैनुल आबेदीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन उल आबेदीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 34 का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। बहमनी राज्य का स्थापना देखा जाए तो आपका अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना देखा जाए तो आपका 1347 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो बताइए, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हसन गंगू। क्या हो जाएगा? हसन गंगू। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा यानी जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता था या फिर क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर डी हो जाएगा, गोल गुंबद बीजापुर। क्या हो जाएगा? गोल गुंबद बीजापुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो ये किया गया था अलवार संतों के द्वारा। अलवार संतों के द्वारा। उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य कौन था।
तो आंसर आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, संसार दुखपूर्ण है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा रामानंद का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? तो ये बनाया था आपका शंकर देव ने, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किसने किया था? तो आपका शंकर देव हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? रामानुज जो चार्य हैं आपका देखा जाए तो आपका विशिष्ट द्वैत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी रामानंद, याद रखेंगे रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीर के या फिर कबीर शिष्य थे किसके? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा रामानंद का, क्या हो जाएगा रामानंद का। बीजक का रचयिता कौन है बताइए? सभी को पता है बीजक का जो रचयिता है आपका कबीर दास हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अमर मूल, क्या हो जाएगा अमर मूल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? तो ये संत कवि थे देखा जाए तो आपका कर्णा के थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? ज्योतिर्लिंग स्थापित है तो इसमें देखा जाए तो आपका 12 हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था क्या? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा वैष्णव, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग याद रखिएगा। 57 का आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा ननकाना, क्या हो जाएगा ननकाना। अगला प्रश्न है कि जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? तो इसका आंसर आपका 58 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, इसमें दिया गया है, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नानक, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मीराबाई समकालीन थी किसके? मीराबाई समकालीन थी किसके? तो तुलसीदास हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैष्णव, क्या हो जाएगा वैष्णव आपका उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर हो जाएगा, याद रखिएगा अकबर तथा जहांगीर। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास, क्या हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? वारकरी संप्रदाय का संत था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नामदेव, क्या हो जाएगा नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन थे? मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो आंसर आपका सी हो जाएगा जहांगीर, क्या हो जाएगा जहांगीर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक आपका नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत में निश्चिता सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो ये स्थापित किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया शिष्य थे किसके? ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बाबा फरीद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया के दरगाह स्थित है कहाँ में? तो ये दरगाह देखा जाए तो आपका ऑप्शन 70 का सी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, वह बताइए। तो 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फरीदुद्दीन गंज ए शकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ में? तो ये जो रहते थे फतेहपुर सिकरी में रहते थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये पदवी प्रदान की गई थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नक्शबंदिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो इसका आंसर आपका 77 का ये हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौस। याद रखेंगे, शाह मोहम्मद गौस हो जाएगा। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सिर ए अकबर। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? सिर ए अकबर का लेखक देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? दारा शिकोह। अगला प्रश्न है कि कृष्ण जीवन परक प्रेस वाटिका काव्य की रचना किसने किया था? तो ये किया गया था रसखान के द्वारा, यानी रसखान ने किया था। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? तो डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 12 मासा की रचना किसने किया था? 12 मासा की रचना देखा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वरिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ में? तो ये मेला जो आपका लगता है देवा शरीफ में लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्राइस्ट का जन्म स्थान पूछा गया है। क्राइस्ट का जन्म स्थान देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैथलेहम। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना पूछा गया है। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, आसीसी के संत फ्रांसिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका 86 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसाइयों का जो गुड फ्राइडे है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के मुगल सम्राट वस्तुतः थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चगताई तुर्क। याद रखेंगे, चगताई तुर्क हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मिस्टेक बाई हो जाता है, मिस्टेक नहीं होता है, बुक में दिया होता है, सही करने पर एक आध भी छूट जाता है बाय द वे। तो आप सभी लोग कंफ्यूज ना हुआ कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, आपको आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग परेशान न हुआ कीजिए कि आप सभी लोग को गलत बताया जा रहा है। पूरा कोशिश किया जाता है कि आपको सही बताया जाए ताकि आपका कन्फ्यूजन न बना रहे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सभी को पता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण यही था ऑप्शन बी, उसकी सेना कुशलता थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर की इब्राहिम लोदी विजय का कारण क्या था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तोपखाना। इसके पास तोप था, इसकी वजह से ये विजय हो गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? अभी मैंने आपको बताया कि बाबर ने किसको हराया था, तो इसका आंसर आपका इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है 94 कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो आंसर आपका 94 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी यहाँ पर आपका खानवा का युद्ध यही दिया है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, बताइए। तो इसका आंसर आपका 95 का डी हो जाएगा, राणा सांगा। क्या हो जाएगा? राणा सांगा। अगला प्रश्न है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा, यानी कौन सा नाम रखा? तो आपका बाबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिली,
बताइए सफलता की शिक्षा मिलती है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया है मेवाड़ का। किसका? मेवाड़ का। अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था मीर बाकी ने, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये आक्रमण किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1532 में। कब हो जाएगा? 1532 में। ठीक है। अब देखिए 20 मिनट में आपका एक सेट समाप्त हो गया है। अब आप आते हैं हम दूसरे सेट पे, यानी सेट नंबर 9 भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि सर इसको जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरे से कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जैसा बोलेंगे मैं आपको एक सेट में 10 यानी एक वीडियो में 10 सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एवरेज व्यू आपका 3 से 4 या फिर 5 आप लोग आदत देख करके छोड़ देते हैं, इससे नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन जितना आप रिवीजन करेंगे, आपके आंखों से जितना सामने से क्वेश्चन गुजरेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक क्लियर है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको 100% कर ले जाऊँगा। तो ये आपका रिवीजन है। क्यूज में क्या होता है, जब यहाँ पे एक जैसे मान के चलिए एक लड़के जो होते हैं, ये जब क्यू चलाया जाता है, बीच में खाली होता है, बीच में साइड में लड़के बैठे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है 500, 1000, 2000 क्वेश्चन गिरता है। ठीक है। क्वेश्चन गिरने से क्या होता है कि क्वेश्चन दिमाग में याद होता है, सेट रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को बस सुना कीजिए। ठीक है। सुनते से आपको भी ज़्यादा याद होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? चलिए बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक सेकेंड। चलिए ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाजी बेगम ने हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का जो सिक्का है ये शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग के लिए एक और बुक लाया जाए, NCERT जो है सार संग्रह का, लेकिन अभी ये जब बुक खत्म हो जाएगा तब मैं उसको लेकर के आऊँगा। ठीक है। इसीलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? जो विनिमय दर थी 64:1 था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कहाँ में? शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कलिंजर में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सभी को पता है शेरशाह का मकबरा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था स्मारक का निर्माण, तो आप सभी को पता ही होगा, दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? तो ये किसने किया था बताइए। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शेरशाह। क्या हो जाएगा? शेरशाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, शेरशाह। क्या हो जाएगा? शेरशाह आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो आपका राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध देखा जाए तो आपका उत्तर 12 का बी हो जाएगा, 1576 में। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कहाँ पर था? वह देखा जाए तो आपका पड़ जाता है कछवाहों से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधम खां को। क्या हो जाएगा? अधम खां को। इसी ने खुद को मतलब खुद से ही मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी?
तो आंसर आपका बी हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मारवाड़ के राव चंद्रसेन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी, यानी कहाँ की रानी थी? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा मंडवा का। क्या हो जाएगा? मांडवा। एक मांडवा था ना अग्निपथ का, तो आप वो मत समझ लीजिएगा, मंडवा लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता या फिर कहा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। क्या हो जाएगा? मीर बख्शी। अगला प्रश्न है कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो आधारित थी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मनसबदारी। क्या हो जाएगा? मनसबदारी। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप यानी पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति देखा जाए तो आपका मुजफ्फर खां तुर्बती हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ये लिया गया था मंगोलिया से। कहाँ से? मंगोलिया से। अगला प्रश्न है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली जो थी ये देखा जाए तो आपका अकबर की एक उपज थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। आगे देखते हैं, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दिन ए इलाही, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1582 में। कब? 1582 में। दिन ए इलाही की प्रचार किस शासक ने किया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण देखा जाए तो अकबर के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। आगे देखते हैं कि सुहल ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा पूछा गया है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये आधारित किस पर थी? तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर आपका अकबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाज़ा। क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ में? कौन से किले में? सिकरी में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पंचमहल। क्या हो जाएगा? पंचमहल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो ये निर्मित करवाया गया था पंचमहल। अभी मैंने आपको बताया पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है, तो जहांगीर महल जो आपका स्थित है आगरा में स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसने निर्देशन में हुआ था, यानी जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन था या फिर वो कौन है? तो आप याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फैजी।
अगला प्रश्न है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 43 का देखा जाए तो आपका रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान किया गया था ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन के द्वारा। मोहम्मद हुसैन के द्वारा। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया वह था, तो वह देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हरिविजय सूरी। क्या हो जाएगा? हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो चित्रकार देखा जाए तो आपका दशवंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 47 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखन ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था वो आपका पूछा गया है। तो 48 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो देखा जाए तो आपका 59 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राल्फ फिंच। क्या हो जाएगा? राल्फ फिंच आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो इसका आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा 1576। क्या हो जाएगा? 1576 में। अगला देखते हैं कि गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो है आपका देखा जाए तो मानसिंह ने बनवाया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन बी जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ये भेजा था आप याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा विलियम हॉकिंस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 55 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था कौन से शासनकाल में? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये देखा जाए तो आपका 1615 में आए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो इसका आंसर आपका 59 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा थॉमस रो। क्या हो जाएगा? थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था? तो वह था आपका ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर आपका सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन याद रखेंगे। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी हो जाएगा उस्ताद मंसूर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका आंसर आपका 64 का क्या हो जाएगा? याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न है कि कहता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था ऑप्शन सी नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नूरजहां ने बनवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दतिया में स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुगल वंश शाहजहां देखेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जो जड़ थी वो आपका कंधार था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कवि हरिराम। क्या हो जाएगा? कवि हरिराम। अगला प्रश्न है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी अर्जुमंड बानो बेगम। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ताजमहल में। कहाँ पर? ताजमहल में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां आपका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? बताइए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर आपका 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो 75 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। तो डी हो जाएगा, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये प्रथम मुस्लिम देखा जाए तो 78 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? दारा शिकोह। अगला प्रश्न है 77 कहता है, 76 था ना? एक सेकंड, 76 का मैंने आंसर क्या बताया? 76 का, हाँ सही है, दारा शिकोह मैंने बताया, सही है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए एल श्रीवास्तव हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया रिवाज यानी जो सिजदा समाप्त कर दिया था? किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो इसका आंसर आपका 79 का डी हो जाएगा, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध देखा जाए तो औरंगजेब तथा दारा शिकोह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। औरंगजेब ने जोधपुर के शासन यानी जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो धर्मट देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलेमान शिकोह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो इसका आंसर आपका 84 का देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद अकबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जयसिंह। क्या हो जाएगा? जयसिंह सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 86 का बी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी, 1686 में। इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। बीजापुर को मुगल सम्राट में कब मिलाया गया? तो बीजापुर को मुगल सम्राट में देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा 1686 में। क्या हो जाएगा? 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह कौन थे? तो इसका आंसर याद रखेंगे, बीजापुर एवं गोलकुंडा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, सी हो जाएगा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आपका उत्तर हो जाए, माफ कीजिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। औरंगजेब के शासनकाल में फिर से जजिया कर लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ पूछा गया है। तो जिहाद का अर्थ देखा जाए तो आपका दारुल इस्लामी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो बीबी का मकबरा का निर्माता देखा जाए तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी रबिया उद दौरानी का मकबरा। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण देखा जाए तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सरकार। क्या हो जाएगा? सरकार।
मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान देखा जाए तो आपका मीर बख्शी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, इसको अच्छे से देखिएगा थोड़ा सा। कहता है 98 के निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो 98 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मनुची को। क्या हो जाएगा? मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था आपका लोक आचरण अधिकारी। याद रखेंगे, लोक आचरण अधिकारी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न क्या है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ये महत्वपूर्ण है, तो आपका भू राजस्व, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का इस वीडियो में 200 क्वेश्चन यानी 2 सेट मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। एक सेट और आपका बचा है जो आपका मध्यकालीन है, कल मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। परसों से आप सभी लोग का आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ और अपना स्कोर बढ़ा पाएँ दरोगा में। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।